हाय, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हम पढ़ा चुके हैं। जो भी लेक्चर है उसे आप देखिए, ठीक है। और हो सकता है आपको उस सेशन के लिए एक टेस्ट सीरीज का सेशन प्रोवाइड करें। एक क्वेश्चन का सेट हम लेके आएंगे जिससे आपको सॉल्व कीजिएगा। आप सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन हम देंगे। किसी एक सेशन में हम क्वेश्चन लेके हम आएंगे डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक। हाँ, और रिवीजन कर रहे होंगे आप लोग घर पे। टेक्निकल सारे सब्जेक्ट रिवीजन कर रहे होंगे। जो एसएससी जेई के बच्चे हैं सारा कर रहे होंगे। सारे सब्जेक्ट का रिवीजन कीजिए, टेस्ट वगैरह और प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जब बहुत ज़रूरी है प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना, समझ गए ना। अब उसके बाद जो है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको हम बताए, भारत का संवैधानिक विकास जिसकी हम चर्चा किए थे तो लास्ट इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 तक गए थे, याद ही होगा, जिसे टू डोमेन एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और उसके बाद उसमें ये भी बताए थे 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को जो है आपको प्लान आया था, माउंटबेटन प्लान जो आया था, जिसमें 2 डोमेन की बात किया गया था, दैट इज़ भारत एंड पाकिस्तान। यहाँ तक आपको हम डिस्कस किए हुए थे। और सीक्वेंस में, एकदम सीक्वेंस में फॉलो कीजिए आप, ठीक है। थोड़ा हैंड राइटिंग का प्रॉब्लम था लास्ट के 2 लेक्चर में, तो इस बार कोशिश किए थोड़ा उससे ज़्यादा बेटर, डे बाय डे बेटर होगा, क्योंकि स्टार्टिंग है मेरा, तो डे बाय डे बेटर होगा लेक्चर, ठीक है। आप लोग आराम से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए और लेक्चर को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्लस शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अब आपको हम फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास लेने जा रहे हैं। क्या फ्रेमिंग, फ्रेम कैसे हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का। तो फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका 1946 से स्टार्ट होता है, लेकिन इससे पीछे कुछ कहानी को हम देखेंगे। 5-10 मिनट जो भी लगेगा, इससे पीछे का थोड़ा कहानी देखेंगे, कब कब क्या हुआ था, ठीक है। कब कब क्या हुआ था, समझे दोस्तों। अब देखिए, सबसे पहली बार है 1885 की बात है, ठीक है। 1885 की बात है दोस्तों। 1895 की बात है दोस्तों। फर्स्ट टाइम बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड किया था, जो हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेंगे, ठीक है। मेरा जो है अपना रूल हो, ठीक है, अपना रूल रेगुलेशन हो, अपना कॉन्स्टिट्यूशन हम तैयार करेंगे। तो इस बात, और ये जो डिमांड किया था ना, स्वराज विधेयक है। स्वराज विधेयक के बैनर में फर्स्ट टाइम बाल गंगाधर तिलक ने ये चीज डिमांड किया था, ठीक है, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है। जिसे कोई भी मेंबर्स या कोई भी अदर्स पार्टी उस समय भी 2-3 पार्टी 4 पार्टी ऐसे बहुत तरह के डिफरेंट पार्टी चलते थे, तो सीरियस कोई नहीं लिया और बात वही खत्म हो गई, ठीक है दोस्तों। बात वही खत्म हो गई थी। और ये सब चीज और आपको डिटेल में हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। थोड़ा हम छू रहे हैं, वो सब पॉइंट को टच कर रहे हैं, ताकि थोड़ा सा यहाँ भी आपको दिमाग में आ जाए। हिस्ट्री में फिर मजा आ जाएगा पढ़ने में, थोड़ा सा ये दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये सब चीज हम पॉलिटी में देखे हुए हैं। अब देखिए, यहाँ पे स्वराज विधेयक याद है आपको दोस्तों, बचपन से पढ़ते होंगे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे हम लेके रहेंगे। कौन, बाल गंगाधर तिलक ही तो बोला था, याद होगा ये चीज, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 के बीच में स्टार्ट हो गया, ठीक है। 1914 से 1918 के बीच में स्टार्ट हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ, तो भारत के पास ऑप्शन था किस कंट्री को सपोर्ट करे उस वर्ल्ड वार में। तो भारत ने सोचा हम इंग्लैंड को सपोर्ट करें, ब्रिटेन को सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है ये मुझे उसके बाद हमको इंडिपेंडेंट कर देगा, और फिर हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन बना के फ्री काम करेंगे।
तो कुछ दिन वहाँ पे उस आंदोलन में यहाँ की सैन्य शक्ति ब्रिटेन का साथ दिए। साथ देते हुए उनको एहसास हो गया जो नहीं, ब्रिटेन वाले हमें छोड़ने वाले नहीं है। तो वहीं से थोड़ा मूवमेंट घूमने लगा। तो क्या हुआ, 1916 के आसपास, 1916 के आसपास होम रूल का गठन हुआ। कहाँ दोस्तों? पुणे में। पुणे के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने एस्टेब्लिश किया था और ये 28 अप्रैल के आसपास बाल गंगाधर तिलक पुणे में एस्टेब्लिश किया था। और उसी में 1916 सितंबर में मद्रास में एनी बेसेंट ने सेम होम रूल की स्थापना किए थे ये दोनों। ठीक है, दोनों का मकसद एक ही चीज था, पूर्ण स्वराज का। ठीक है, पूर्ण स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट का ही। होम रूल यानी घर का, अपना घर का शासन हो। ठीक है, रूल रेगुलेशन अपने घर का हो। तो दोनों का मकसद मेरा यही था, एनी बेसेंट का भी और बाल गंगाधर तिलक का। फिर ये दोनों एक साल के बाद लगभग 1917 में, ठीक है, 1917 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों मर्ज हुए और एक फ्लैग के नीचे आए। ठीक है, हिस्ट्री में आपको फ्लैग के बारे में भी बताया जाएगा। ठीक है, उसमें स्टार रहता है, सारा डिस्कस हिस्ट्री में किया जाएगा। तो दोनों क्या हुआ, फ्लैग के नीचे आए। ठीक है, कब? 1917 में। फिर 1920 में क्या हुआ, होम रूल का चेयरमैन महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, होम रूल का अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया गया। ठीक है, उसके एक साल के बाद महात्मा गांधी क्या किए, दोस्तों महात्मा गांधी क्या किए, होम रूल के जो जितने मेंबर, होम रूल का कंसेप्ट को आईएनसी में मर्ज कर दिए। यानी होम रूल को इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज कर दिए। कब? 1921 में। यहां से भी क्वेश्चन आता है, तो ये चीज को एक बार देख लीजिएगा। कब? 1916 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जब सैन्य शक्ति को समझ में आ गए जो नहीं, हम ब्रिटेन का साथ देते हैं, उसके बाद भी ब्रिटेन मुझे इंडिपेंडेंट नहीं करेगा, तो उनके दिमाग में आया। फिर एक बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों दो जगह पे होम रूल की स्थापना किए थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक पूना में और एनी बेसेंट मद्रास में। ठीक है दोस्तों, तो अब ये और इसके बाद क्या हुआ था, 1917 में दोनों एक फ्लैग के नीचे आ गए, एक झंडे के नीचे आ गए। ठीक है, मिक्स कंबाइंड हो गए। उसके बाद 1920 में महात्मा गांधी को अध्यक्ष बना दिए होम रूल का, और उसके एक साल के बाद 1921 में होम रूल मर्ज हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस में। अब देखिए, डिमांड सबका पर्पस यही था, पूर्ण स्वराज, मुझे अपना स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, तो हम थोड़ा डिक्टेट करते हैं कहाँ से डिमांड स्टार्ट हुआ था, ये सब जानना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आई 1922 में महात्मा गांधी का सेल्फ अपना सोच था, थिंकिंग था, इंडिपेंडेंट व्यू था उसका, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इंडिया का अपना इंडिपेंडेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, वो भी इंडियन के अनुसार। भारत का अपना संविधान होना चाहिए, वो भी भारतीयों के इच्छा के अनुसार वो संविधान होना चाहिए। महात्मा गांधी का अपना ये इंडिपेंडेंट कंसेप्ट था। अब ये जो बात हम बोल रहे हैं ना दोस्तों, इससे पहले जब यहाँ पे ये सब चीज रिजेक्ट हुआ था, बाल गंगाधर 1895 में जब बोले थे, उस समय बहुत तरह का पार्टी, यूनिटी नहीं था इंडिया में, यूनिटी नहीं था सब में, जो भी आंदोलनकारी थे उसमें यूनिटी नहीं था। महात्मा गांधी जब इंडिया आए तब यूनिटी बनना स्टार्ट हुआ, तब एक जगह सब आना धीरे धीरे स्टार्ट किए। ठीक है, नहीं तो कभी कुछ अलग ग्रुप बना लेते थे, यूनिटी का कंसेप्ट महात्मा गांधी के कारण ही यूनिटी हुआ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, एक और है 9 जनवरी 1923 को
स्वराज पार्टी का गठन हुआ। स्वराज पार्टी का गठन हुआ, ठीक है। ये भी पूछा जाता है स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ, ठीक है। स्वराज पार्टी का गठन हुआ तो मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, केलकर और विट्ठल भाई पटेल, ये 4 मेंबर थे जब स्वराज पार्टी का गठन ये 4 मेंबर मिलकर किए थे। और ये 9 जनवरी 1923 में गठन हुआ था दोस्तों, ठीक है। इसका जो चेयरमैन अध्यक्ष बनाया गया सी आर दास को। कौन बना? सी आर दास, ठीक है। और इसको एक रिपोर्ट बनाने के लिए दिया, जो आप ड्राफ्ट कीजिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, अपना संविधान कैसा, ड्राफ्टिंग करने के लिए दिया। तो लगभग 1924 से लेके 1928 तक ये लोग ने वर्क किए उस पर, जहां हमारा संविधान कैसा होना चाहिए इस पे ये लोग वर्क किए, जो नेहरू रिपोर्ट के नाम से बहुत फेमस है। नेहरू रिपोर्ट, कौन? मोतीलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू। तो फर्स्ट टाइम 1924 में ही स्वराज पार्टी के कारण ही फर्स्ट टाइम इंडिया में 1924 में ही फर्स्ट टाइम जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड उठा था, फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम। अब देखिए, ये जो 28 में नेहरू रिपोर्ट अपना रिपोर्ट दिया, तो उस रिपोर्ट में दिया, बनाया और रिपोर्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट होना चाहिए, ठीक है। हम जो इंडियंस हैं उसका फंडामेंटल राइट होना चाहिए, प्लस मुस्लिमों का एक अलग अपना राइट होना चाहिए, डोमिनियट स्टेट होना चाहिए, फेडरल यूनाइटेड स्टेट होना चाहिए। तो ये सारे चीज नेहरू रिपोर्ट में सामने आई। तो नेहरू रिपोर्ट में ये सामने आने के बाद ये भी रिजेक्ट हो गया। कौन रिजेक्ट किया? मुस्लिम लीग। और रियासतों के जो राजा थे वो रिजेक्ट कर दिए नेहरू रिपोर्ट को, नहीं माने, ठीक है। तो ये भी यहां से खत्म हो गया दोस्तों। उसके बाद फिर दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू आईएनसी का मीटिंग था, दिसंबर 1929 को, ठीक है। दिसंबर 1929 को आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का मीटिंग था लाहौर में। लाहौर के अधिवेशन में फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज का डिमांड उठा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का डिमांड उठा था, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हुआ था, पूर्ण स्वराज का नारा लगा था, ठीक है दोस्तों। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो, एक क्वेश्चन बराबर आता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब यहां पे आके सब फोकस्ड हुए जब एम एन रॉय 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा भी 1934 में एम एन रॉय जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड किए, जो अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए, उसमें हम अपने संविधान का निर्माण करेंगे, इस तरह से। तो हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्वाइंड बाय, तो उसका आंसर हमेशा एम एन रॉय होगा। हमेशा बी एन राव, एम एन रॉय में कंफ्यूजन होता है। देखो, बी एन राव, एम एन रॉय, अल्फाबेटिकली याद कर सकते हो। अल्फाबेटिकल बाद का जो लेटर है ना वो पहले आए थे, ठीक है। बाद का लेटर जो है वो पहले आए थे, ठीक है। और पहले वाला लेटर जहां से स्टार्ट हो रहा था वो बाद में आए, वो एडवाइजरी, ड्राफ्टिंग कमेटी के एडवाइजरी के हेड बने थे, ठीक है। फिर सर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो याद रखने के लिए देखिए, नॉलेज से नहीं है, हम उतना ही पढ़ें सब्जेक्ट को जिससे मेरा रिजल्ट हो। रिजल्ट के लिए ही हम पढ़ते हैं ना दोस्तों। आपका रिजल्ट होगा तो हमें भी खुशी होगी, मुझे भी अच्छा लगेगा। आपने क्लास देखा और मेन पॉइंट पे फोकस किया, उसी से आपने रिजल्ट दिया। नहीं तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, पूरी जिंदगी है पढ़ने के लिए। और सबसे आसान भी काम दुनिया में क्या है? पढ़ाई करना। दुनिया में सबसे आसान काम है पढ़ाई करना, उससे आसान काम कुछ नहीं है दुनिया में, ये भी आप जान लीजिए,
ठीक है। फोकस फोकस आप अपने टारगेट पे रखिए। दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ाई करना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एम एन रॉय 1934 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सीए का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्वाइंड बाय एम एन रॉय, ठीक है। अब देखिए, अब कांग्रेस बनी थी कब? कांग्रेस बनी थी 1885 में। कांग्रेस 1885 में बनी थी और 1885 के बाद फर्स्ट टाइम 1935 में, यानी कि 50 साल के बाद, पूरे 50 साल, 15 35 50, 50वां साल इसे याद आया कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वीकार किया जो अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए। 50 साल के बाद सोचिए, 50 साल तक इन्हें समझ में नहीं आया। अदर मेंबर डिमांड कर चुके हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन 50 साल लग गया इनको समझने के लिए। तो फर्स्ट टाइम ये आईएनसी ने स्वीकार किया जो मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए। और उसके बाद भी 3 साल के बाद 1938 में फाइनली आईएनसी के बैनर जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया जो इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए वयस्क मताधिकार से सेलेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होगा, विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। ये चीज याद रखिए। 1938 में 1938 में फाइनली इंडियन नेशनल कांग्रेस के बैनर के तले जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया जो इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए वयस्क मताधिकार से सेलेक्ट होके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ? अब इतना ये सब चीज देख लिया तो अंग्रेज भी क्या किए, फर्स्ट टाइम एक ऑफर लेके आए, ठीक है, 1940 फर्स्ट टाइम। और पहली बार ब्रिटिशर्स ने माना जो इंडिया का अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। फर्स्ट टाइम वो माना ही। इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था और पहली बार ब्रिटिशर्स ने माना था जो इंडिया का अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है। इसका सारा डिटेल आपको हिस्ट्री में बताएंगे, अगस्त ऑफर के नाम से बहुत फेमस है, सारा चीज हिस्ट्री में सर बताएंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम माना था ये। उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। 22 मार्च 1942 में क्रिप्स भी आया। क्रिप्स ने क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, आप जो कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड कर रहे हो उसको बनाने के लिए आप एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो तैयार कीजिए, उसके बाद ही तो कॉन्स्टिट्यूशन आप बनाओगे। क्रिप्स मिशन में, और उसमें भी वो ऑफर, वो 1900 ये क्रिप्स जो आया था ना, उसमें भी सारा चीज देखिए, औपनिवेशिक स्वराज जो होता है ना, मैंने सब कुछ चीज अंग्रेज के अंदर होंगे, इस हिसाब से वो स्वराज देने की बात किए थे, ठीक है, क्रिप्स मिशन में, समझ गए। तो यहां भी, तो इस मिशन में जो भी पॉइंट थे क्रिप्स मिशन के अंदर, तो उस पॉइंट को देख के महात्मा गांधी एक वर्ड बोले थे। ये जो आया है ना, ये पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक है, यानी कि भविष्य में बुनाने वाला चेक, ठीक है, अच्छे सारे पोस्ट। तो ये सब देख के मुस्लिम लीग भी इसे रिजेक्ट कर दिए थे और कांग्रेस वाले भी, ठीक है। फिर बात आती है यहां पे 4 जून 1945। 4 जून 1945 को बेवल जो है वाइसराय बन के आते हैं। बेवल प्लान के हिसाब से उस समय बेवल थे, तो बेवल प्लान 4 जून 1945 को बेवल योजना के तहत कहा क्या गया, ठीक है भाई आप बनाइए, तो वाइसराय और सैन्य प्रशासन को छोड़ के, ठीक है,
ये सारा मेंबर जो होगा वो इंडियंस होंगे, ठीक है। लेकिन वीटो का जो पावर होगा ना वो वायसराय के पास ही होगा। और एक पॉइंट और बोला गया था इसमें, जो सवर्ण जो ब्राह्मण होते थे, सवर्ण हिंदू जो होते थे और मुस्लिम दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे। अब यहीं पे बात खराब हो गया, तो बेबल प्लान भी यहीं से मुस्लिम लीग भी रिजेक्ट कर दिया और कांग्रेस भी रिजेक्ट कर दिए, ठीक है। मुस्लिम लीग भी रिजेक्ट कर दिए और कांग्रेस भी रिजेक्ट कर दिए। अब उसी में यह भी बोला गया था जो आपको शिमला समझौता में आइए वहां बैठ के बात करेंगे, ठीक है। तो 25 जून से लेके 14 जुलाई तक शिमला समझौता हुआ था, ठीक है, जिसमें 22 मेंबर गए थे, पार्टिसिपेट किए थे। और उस 22 मेंबर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन जो है अबुल कलाम आजाद किए थे, ठीक है, अबुल कलाम आजाद किए थे। इसमें भी वायसराय काउंसिल के बारे में बात हुई थी। वायसराय काउंसिल, मुस्लिम लीग यहां पे अड़ गए थे, तो वायसराय काउंसिल में जितने भी मुस्लिम होंगे उनको हम खुद से सेलेक्ट करेंगे, हम देंगे। तो यहां पे भी बात बिगड़ गई। हमेशा कुछ ना कुछ जिद के कारण कुछ ना कुछ बिगड़ते गया। तो यहां भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग, शिमला समझौता भी खत्म हो गया, शिमला समझौता भी उतना सक्सेस नहीं रहा, ठीक है। बेबल योजना के बाद कैबिनेट मिशन प्लान आया इंडिया में 1946 में। तो एट प्रेजेंट जो थे ब्रिटिशर्स पीएम जो थे सर क्लेमेंट एटली, इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल समीकरण पूरा गड़बड़ हो गया था, उस राजनीतिक समीकरण को देखते हुए एक कैबिनेट मिशन प्लान का प्रोग्राम बना के और इंडिया की स्थिति को सुधारने के लिए भेजा गया, ठीक है। तो 22 जनवरी 1946 को सर क्लेमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन को इंडिया के लिए भेजा, ठीक है। और ये जो प्राइम मिनिस्टर थे ना, ये लेबर पार्टी के थे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 22 जनवरी 1946 को वो चले थे वहां से कैबिनेट मिशन प्लान का बात समझ के, और 24 मार्च 1946 को भारत आया, ठीक है। कौन कौन थे उसमें देखिए, सर स्टेफोर्ड, ठीक है, एबी अलेक्जेंडर और पैथिंग लॉरेंस। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स है, ये जो क्रिप्स आपके पहले भी आ चुके थे क्रिप्स मिशन को लेके, ठीक है। तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे सेक्रेटरी थे और पैथिक लॉरेंस जो थे चेयरमैन थे। इन्हीं की अध्यक्षता में, चेयरमैनशिप में कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में आया, ठीक है दोस्तों। तो कैबिनेट मिशन प्लान का क्या था कहानी, देखिए। ये तो आया 24 मार्च को इंडिया में, लेकिन डिक्लेयर किया 16 मई 1946 को। कब डिक्लेयर किया? 16 मई 1946। सबसे मीटिंग करके उसके बाद डिक्लेयर किए हैं, ठीक है। ये मीटिंग वगैरह जो भी है ये हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। 60 मई को 1946 को ये डिक्लेयर किया। इसमें क्या डिक्लेयर था, कुछ पॉइंट ध्यान रखिए। ब्रिटिश इंडियन और इंडियन स्टेट जो देसी रियासतें हैं, सबको मिला के एक यूनाइटेड इंडिया फ्रेम किया जाएगा। और उसमें उस यूनियन में, यूनाइटेड यूनियन जो बनेगा, उसमें लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा, ठीक है। तो इस तरह का कंसेप्ट वो लाए, जो सबको मिला के एक यूनाइटेड जो यूनियन फॉर्म होगा, ठीक है। तो उसमें टोटल मेंबर जो होंगे 389 मेंबर होंगे, ठीक है। सारा मिला के 389 मेंबर्स, जिसमें 292 मेंबर जो थे ब्रिटिश इंडियन और 93 जो थे इंडियन स्टेट जो देसी रियासतें, और 4 आपका कमिश्नरी भी थे, 4 कमिश्नरी भी थे। चारों कमिश्नरी जो थे दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान प्लस कुर्ग, ये चारों
कमिश्नरी थे, ठीक है। तो पूरा मिला के 389। और ये 389 मेंबर्स का सिलेक्शन कैसे होगा, कैसे इसे सेलेक्ट किया जाएगा, तो उसका एक बेसिस रखा गया, जो एक मेंबर के लिए कम से कम 10 लाख पॉपुलेशन होना चाहिए। एक मेंबर का सिलेक्शन जो होगा वो 10 लाख पॉपुलेशन पे होगा, ठीक है। और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे, तो मुस्लिम, सिख, जनरल कैटेगरी, ठीक है, मुस्लिम, सिख और जनरल कैटेगरी के बंदे, ठीक है। और पार्टी कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो पार्टी कांग्रेस और मुस्लिम लीग, मैक्सिमम कांग्रेस का ही होगा। और इसमें एक और पॉइंट रखा गया था, तो 15 वुमेन का सीट रिजर्व रहेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगा उसमें 15 वुमेन होंगे, 26 एससी कैटेगरी के होंगे और 33 एसटी के होंगे। 26 एससी, 33 एसटी और 15 वुमेन कैटेगरी से होंगे, ठीक है। और सबसे पहले इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ। इसमें टोटल 14 मेंबर्स थे, जिसमें 6 कांग्रेस के लिए सीट था, 5 मुस्लिम लीग के लिए था और एक मेंबर जो थे आपके ईसाई, एक सिख और एक पारसी से थे। ये 3 एक एक मेंबर थे यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल 14 थे। तो 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, जिसमें 11 जनरल मेंबर और 3 मुस्लिम मेंबर पार्टिसिपेट किए, ठीक है। स्ट्रक्चर तो ये था ईसाई, सिख, पारसी का भी एक एक, लेकिन जब इंटरिम गवर्नमेंट बना तो 11 जनरल थे, 3 मुस्लिम थे और ये 3 मुस्लिम में से एक भी मुस्लिम लीग के नहीं थे। इस गवर्नमेंट को मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया, ठीक है। कारण एक ही है, पाकिस्तान का डिमांड था उनका, इसीलिए फिर कुछ दिन उनको लगा जो ऐसे तो होगा नहीं, तो फिर नेगोशिएशन करना शुरू किया नेहरू जी से, तो भाई आप हमको फाइनेंस मिनिस्टर मेरे पार्टी को दोगे तब हम पार्टिसिपेट करेंगे, वित्त मंत्रालय, ठीक है। तो 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग उस इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन करते हैं। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट किया सरकार में, जो इंटरिम गवर्नमेंट बना था पंडित नेहरू के नेतृत्व में। और उसमें लियाकत अली खान को फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्रालय दिया गया था, ठीक है। और यही से इंटरिम गवर्नमेंट चला। इस गवर्नमेंट के चेयरमैन जो होते थे, जो उस समय के वायसराय थे, कौन थे वायसराय? माउंटबेटन ही वायसराय थे उस समय। तो चेयरमैन वही थे और डिप्टी चेयरमैन जो गवर्नमेंट को चला रहे थे, कौन? पंडित नेहरू, ठीक है। तो इस हिसाब से शुरू हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में इंटरिम गवर्नमेंट बन गया, मुस्लिम लीग भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन इनका पाकिस्तान का तो रट था ही।